हाँ जी मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। कैसे होंगे? बहुत अच्छे होंगे। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। हाँ जी मेरे बच्चों, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर जिस बंदे के पास, जिस इंसान के पास, जिस शख्स के पास शिक्षा रूपी धन है ना, वो अपनी जिंदगी की लगभग सभी खुशियों को हासिल कर सकता है। मैं आपको ये तो नहीं कहता कि आप दुनिया की हर खुशी को हासिल कर सकते हो, लेकिन जो जरूरी खुशियां हैं वो शिक्षा के दम पर बड़ी आसानी से हासिल की जा सकती है। इसलिए मेरे बच्चों, आप लोगों को शिक्षा रूपी धन जरूर और जरूर ग्रहण करना चाहिए। स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आपका आपके अपने चैनल मैथ्स गुरु सैनिक क्लासेस में। बेटा मैं आपको इस चैनल पर 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास का मैथ सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा। बेटा यहां पर मैथ सब्जेक्ट में आपको NCERT की बुक कंप्लीट कराई जाएगी और आपको PY क्वेश्चंस भी कंप्लीट कराए जाएंगे। बेटा यहां पर जो आपकी ये PY क्वेश्चंस है ना, इसमें मैं CBSE बोर्ड और स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस उठाऊंगा। ठीक है बेटा, इसी चैनल पर मैं आपको NDA मैथ एंड जी मेंस मैथ की तैयारी भी कंप्लीट कराऊंगा। बेटा एनडीए मैथ और जी मेंस का मैथ होगा ना, उसमें मैं आपको सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। ये बेटे जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको विद क्वेश्चंस कराया जाएगा। इससे आपको हर बात क्लियर हो जाएगी। बेटा यहीं पर मैं आपको क्वेश्चंस निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो भी आपको बताऊंगा। बेटा यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ शॉर्ट ट्रिक्स कराई जाएंगी और प्लस आपको यहां पर PY क्वेश्चंस भी कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको इनमें से किसी भी चीज की जरूरत है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। 7th चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। बेटा जो हमारे पास 10th क्लास की NCERT मैथ्स की बुक है, उसके बारे में डिस्कस करता हूं थोड़ी सी। तो देखिए बच्चे, जो हमारे पास ना ओल्ड मैथ है, उसके अंदर एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 गिवन है। लेकिन जो मार्केट के अंदर अब न्यू मैथ आ चुका है, उसके अंदर एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 गिवन है, उसके अंदर 7.3 एक्सरसाइज नहीं है। जो न्यू मैथ उसमें 7.1 गिवन है, 7.2 गिवन है, 7.3 गिवन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अब की बार जो ये ओल्ड मैथ में एक्सरसाइज 7.3 दी हुई है ना, इसको नहीं करना। अरे ये तो बड़े मजे की बात हुई, क्योंकि अब की बार 7.1 और 7.2 करेंगे और अपने 6 मार्क्स लेंगे।
यानी कि काम कम करना पड़ेगा और मार्क्स कितने मिलने? 6। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम अब अपना 7th चैप्टर। बेटा चलिए अब शुरू करते हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 7, जिसका नेम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम कार्टेशियन ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं, और इस कार्टेशियन ज्योमेट्री के हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। बेटा हम सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशंस का जिक्र करेंगे जो आपके 10th क्लास के सिलेबस में है। तो पहली एप्लीकेशन क्या है इसकी? भी कार्टेशियन ज्योमेट्री की पहली एप्लीकेशन क्या है? भी प्लेन के अंदर कोई अगर पॉइंट पड़ा हुआ है उसकी पोजीशन को हम कैसे जान सकते हैं? तो देखिए बच्चे, किसी प्लेन के अंदर अगर कोई पॉइंट पड़ा हुआ है तो उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए। अब ये पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? ये जो आपकी लेटी हुई लाइन है और दूसरी जो ये खड़ी हुई लाइन है, इनको ही हम कहते हैं पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो ये आपकी लेटी हुई लाइन होती है इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से भी जानते हैं, और ये जो खड़ी हुई लाइन है इसको हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। सुनो बेटा, अगर बात की जाए कार्टेशियन ज्योमेट्री की, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है, और जो ये खड़ी हुई लाइन है मीन्स जो ये वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस कहा जाता है। मान लो किसी प्लेन के अंदर ये पॉइंट P पड़ा हुआ है जिसकी पोजीशन में जानना चाहता हूँ, ये पॉइंट P पड़ा हुआ है जिसकी पोजीशन में जानना चाहता हूँ। तो देखिए बच्चे, इस डायग्राम के अंदर Pn को हमने x1 बोला हुआ है, Pn को आपने क्या कहा है? x1। अब यहाँ पर x1 क्या है आपका? ये क्या है? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, और यहां से देखिए ये PM क्या है? y1। PM क्या है? y1। और ये क्या है आपका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। देखिए बच्चे, मेरी बात को सुनो ध्यान से। जो ये पॉइंट P है ना, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? y एक्सिस से। जो भी होगा उसको हम कहा लिखते हैं? यहां पे लिखते हैं, वो क्या है? x1। ठीक है, अब कोमा, अब इस पॉइंट P का x एक्सिस से जो भी डिस्टेंस है उसको लिखते हैं हम यहां पर। ये क्या है? y1, ये y1। तो यानी कि x1 और y1 पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कहलाए। ठीक है, ये जो x1 है ना, इसको हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसको? हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? एब्सिस थीटा। और ये जो y1 है ना, y1 को हम कहते हैं y कोऑर्डिनेट, या फिर इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। तो बच्चे देखिए, x1 की डेफिनेशन क्या बनेगी? मींस x कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या बनेगी? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड द x कोऑर्डिनेट और एब्सिस थीटा। ठीक उसी तरह जो y1 मतलब कि y कोऑर्डिनेट किसका? P पॉइंट का। y कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या होगी? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point from the x-axis is called the y-coordinate or ordinate। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। बेटा जो आपकी x एक्सिस और y एक्सिस होती हैं वो क्या होती हैं? एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, मतलब कि एक दूसरे के साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। और जिस पॉइंट पर ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, मतलब जो ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर काटती है उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं।
और याद रखना बेटा, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 0,0 होते हैं। तो देखो बच्चे, कोई भी पॉइंट लिखा हुआ है, कोई भी पॉइंट आ जाए आपके पास, मान लो ये पॉइंट P -2,5 आ गया, ठीक है। ये जो पॉइंट आया है आपके पास, ये आपके पास जो 2 लिखा हुआ है, इसको हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा नाम क्या होगा इसका, एब्ससीसा, ठीक है। जैसे ये 5 है आपके पास, 5 को कहेंगे हम वाई कोऑर्डिनेट, या इसका दूसरा नाम क्या होगा, ऑर्डिनेट। तो सुनो मेरे बच्चों, कोई भी पॉइंट लिखा हो, जैसे कि मान लो ये P पॉइंट लिखा हुआ है 7,5, तो इस 7 को क्या कहेंगे हम, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और इस 5 को क्या कहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। हाँ जी बच्चों, एक और बात को ध्यान से सुनिए, क्या है बच्चे, देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, ए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहां पर एक्सिस के स्पेलिंग क्या लिखे हुए, AXES। तो बच्चे, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की बात एक साथ की जाती है तो एक्सिस के स्पेलिंग होंगे AXES। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की बात की गई है तो इस ई की जगह हम लिखते हैं आई, और अगर वाई एक्सिस की बात की गई है तो हम क्या करते हैं, इस ई की जगह लिखते हैं आई। तो बच्चे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहां पर बच्चे अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। चलिए बच्चे, हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी मेरे बच्चों, अब ध्यान से अपनी स्क्रीन को देखिए, जो आपकी ये लेटी हुई लाइन मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो आपकी खड़ी हुई लाइन है मीन्स वर्टिकल लाइन है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। बेटा यहां पर देखिए लिखा हुआ है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x,0। इस बात का कहने का मतलब ये है, इस एक्स एक्सिस पर पॉइंट चाहे कहीं भी आए, चाहे यहां पर आए, चाहे यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां आए, चाहे यहां आए, चाहे यहां आए, कहीं भी आए, एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं भी आए, तो उसकी फॉर्म कैसी होगी, x,0 की होगी, ठीक है। बेटा आपको पता है, जो कोई भी पॉइंट है जो इसका पहले नंबर पे लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो ये दूसरे नंबर पे होता है लिखा हुआ, इसको हम हमेशा बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। बेटा अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर आता है तो किस फॉर्म का होता है, x,0 की फॉर्म का होता है, और आपको याद रखना है हमेशा, यहां पर y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 के जाएगा, और जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, रियल नंबर्स रहेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये आपके रियल नंबर्स होते कौन से हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखो बच्चे, ऑल नेचुरल नंबर आपके रियल नंबर होते हैं, आपके होल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, आपके इंटीजर्स भी रियल नंबर्स होते हैं, आपके रैशनल और इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर होते हैं। मतलब कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर, ये सारे आपके रियल नंबर्स होते हैं। बेटा बात कर लेते हैं हम कुछ रियल नंबर्स की, जो मैं यहां आपको लिखकर दिखाऊंगा। तो देखिए बच्चे, जैसे कि मैंने एक रियल नंबर लिखा 2, ठीक है, ये एक रियल नंबर है। 3 एक रियल नंबर है,
-3 एक रियल नंबर है, 7/2 एक रियल नंबर है, 9/8 एक रियल नंबर है, -11/2 एक रियल नंबर। ठीक है बेटा। √2 एक रियल नंबर है, √3 एक रियल नंबर है, √7 एक रियल नंबर है, √8 आपका एक रियल नंबर है, 2.5 आपका एक रियल नंबर है, 3.7 आपका एक रियल नंबर है, -2.5 आपका एक रियल नंबर है, माइनस के 11.23 आपका एक रियल नंबर है। बेटा अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा जो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। तो देखिए बच्चे, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट लाई करते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट रियल नंबर होता है और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो देखिए बच्चे, अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट 2 ले लूं और वाई कोऑर्डिनेट 0 ले लूं, तो ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा? एक्स एक्सिस पर। अगर मैं कोई एक्स कोऑर्डिनेट -3 ले लूं और वाई कोऑर्डिनेट 0 ले लूं, तो ये नंबर कहां जाएगा? एक्स एक्सिस पर। अगर मैं कोई पॉइंट के अंदर रियल नंबर -7/2 ले लूं और यहां पर 0 ले लूं, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट -7/2 लिया जो एक रियल नंबर है और वाई कोऑर्डिनेट क्या लिया? 0। तो ये आपका कहां पर लाई करेगा? एक्स एक्सिस पर। बस आपको याद रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट कोई भी रियल नंबर ले लो और वाई कोऑर्डिनेट 0 ले लो, तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल लिख रहा हूं, 2.5, 0, माइनस के 9/2, 0, 2/3, 0, √2, 0। तो ये सारे के सारे नंबर कहां पर जाएंगे? एक्स एक्सिस पर जाएंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0, y। अगर कोई पॉइंट इस वाई एक्सिस के ऊपर कहीं भी आए तो वो किस फॉर्म का होगा? 0, y की फॉर्म का होगा। आपको ये पता है, कोई भी पॉइंट है, इसके जो पहले नंबर पे लिखा होता है इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर आता है तो उसका फॉर्म कैसा होगा? 0, y। और आपको हमेशा याद रखना है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा इक्वल टू 0 के होगा, और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा इक्वल टू रियल नंबर के होगा। आर यहाँ आपका रियल नंबर ही है। हाँ जी बच्चों, अब मैं कुछ पॉइंट्स के एग्जांपल लिखता हूं जो वाई एक्सिस पर आते हैं। मान लीजिए आप, एक पॉइंट लिख रहा हूं जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट रियल नंबर। तो रियल नंबर इनमें से कोई सा भी उठा लो, जैसे मैंने 7/2 को उठा लिया, तो ये पॉइंट कहां पर जाएगा? वाई। एक्स कोऑर्डिनेट 0 ले लिया और वाई कोऑर्डिनेट क्या लेना है? रियल नंबर, तो वो मैंने क्या ले लिया? 2। तो ये आपके पास ऐसा पॉइंट है जो वाई एक्सिस पर जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 2 ले लिया, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा? वाई एक्सिस पे। तो ये पॉइंट भी कहाँ जाएगा? वाई एक्सिस पे। मतलब कहने का ये है, अगर कोई पॉइंट आपके पास ऐसा है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो पॉइंट वाई एक्सिस पर जाता है। अगर कोई पॉइंट ऐसा हो जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो एक्स एक्सिस पर जाता है। बेटा मैं आपको अब एक बात और बताना चाहता हूं। बेटा देखिए, 0 भी आपका एक रियल नंबर है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर आता है वो किस फॉर्म का होता है? x, 0, जिसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? रियल नंबर। अगर मैं यहाँ पर क्या डाल दूं? रियल नंबर 0 डाल दूं, और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहता था? 0, 0। यानी कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट भी किस पर आ रहा है? एक्स एक्सिस पर आ रहा है।
ये देखो एक्स एक्सिस पर आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं इसको, ओरिजिन कहते हैं इसको। अच्छा अब सुनिए, अगर कोई पॉइंट आपका वाई एक्सिस पर होता है तो वो 0, y की फॉर्म का होता है। यहाँ पर क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, रियल नंबर। तो यहां से देख लो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होता है, रियल नंबर, और 0 भी एक रियल नंबर है, तो यहाँ पर 0। तो मीन ये जो पॉइंट आ चुका है 0, 0, ये वाई एक्सिस पर भी आता है। कहने का मतलब हुआ, जो ये पॉइंट है और जो ये पॉइंट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर ही आता है। चेक कर लो इस पॉइंट ओ को, ये एक्स एक्सिस पर भी आ रहा है और वाई एक्सिस पर भी आ रहा है। तो सिर्फ ओरिजिन ही एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर लाई करता है। देखिए ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस है, इस ग्राफ को 4 हिस्सों में बांट रही है। तो कहने का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन को 4 हिस्सों में बांट देती है। उन 4 हिस्सों में ये कहलाता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा आपने अभी पढ़ा था, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आता है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, ये सीखा था। तो यानी कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। मान लीजिए मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 8,0, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे आता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए ये बात मैंने आपको अभी बताई है, अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। अब बात कर लेते हैं हम, अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वो कैसा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा वो कैसा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा वो कैसा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो वो कैसा होगा। चलिए मैं कुछ पॉइंट लिखता हूं पहले। मान लीजिए यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं, तो देख लो यहां से ये कितना है, 9, इधर से देख लो ये कितना है 4, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं आपको, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4,1। तो यहां पर देख लो ये 2 पॉइंट मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर शो किए हैं आपको, तो मीन्स यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो भी आपका पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, मैं ये पॉइंट लिखना चाहता हूं क्या है, तो ये -4,1 आ जाएगा, 4,1 आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं तो ये -7,2 आएगा। मतलब देख लीजिए कि यहां पर क्या होगा, जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो होगा नेगेटिव, लेकिन जो आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए बेटा अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं, तो इसके क्या होंगे, -7, -2, ठीक है। अब मान लो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं, तो क्या होंगे, -3, -4। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो भी नेगेटिव होगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो भी आपका नेगेटिव होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। मान लो मैंने देखो यहाँ पर ये कोई पॉइंट लिख रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा, 4, अगर मैं कोई ये वाला पॉइंट लिख रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 10, कहने का मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो होगा पॉजिटिव, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आपका नेगेटिव। तो देखिए बच्चे मेरी बात को सुनो,
मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट लिखा हुआ है 2,3। ठीक है, आपसे पूछेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो देख लो, एक्स क्या है पॉजिटिव और वाई क्या है पॉजिटिव, ये वैल्यू भी दोनों एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। मीन्स ये पॉइंट कहां पर जाएगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। ये पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, देख लो, चेक कर लो। ये आपके पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा आपका 2,3 बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अब आपके पास कोई पॉइंट आ गया -के 3,4। ठीक है, तो इसके ये देखिए पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। तो देख लो बच्चे, आपके पास ये पॉइंट कौन सा होगा, ये। ठीक है, -3,4। इस तरह हम जान सकते हैं भी कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। ठीक है, ये जैसे कि -के 3 और -के 2, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और 4, -के 2 ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, यहाँ देख लो एक्स पॉजिटिव है, और वाई नेगेटिव है, तो यहाँ देख लो वाई नेगेटिव। हाँ जी बच्चों, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट P पड़ा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, और यहाँ पर एक पॉइंट क्या पड़ा है Q, जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। मैं P Q के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, क्या होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम P Q के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके P Q की वैल्यू को निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहां पर इस्तेमाल की जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, एक हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं क्यू एम। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ पी एन यहां से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहां से मैं पी आर को मिला देता हूं। ठीक है, तो ये मिला दिया मैंने। ठीक है, अब सुनो, मैं पाइथागोरस लगाता हूँ। कौन सी ट्रायंगल में लगाना पड़ेगा पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी आर क्यू में पाइथागोरस लगाता हूँ। तो यहां से देख लो, पी क्यू स्क्वायर, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, इसके सामने जो साइड होती है उसका स्क्वायर, और बच्चों ये जो दो साइडें हैं पी आर स्क्वायर और प्लस आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां से पी आर की वैल्यू कितनी आएगी और आर क्यू की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो बच्चे, का डिस्टेंस ये, अगर मैं ये वाला डिस्टेंस देखूं तो ये डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक। पी पॉइंट को चेक करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, x1। ठीक है, अगर अब मैं यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस तय करूं, कितना होगा ये चेक कर लेता हूं मैं। ध्यान से देखो क्यू पॉइंट को, तो ये कितना हो जाएगा आपका x2। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूं पी एन कितना होगा, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो वो डिस्टेंस आपका कहां से रहेगा, आपका डिस्टेंस वो आ जाएगा यहां से। वो कितना हो, ध्यान से देखो। अब पी एन, इधर से देखो तो पी एन की वैल्यू इस पॉइंट से पता चलेगा, वो कितनी है y1। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपके पास, y1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्यू पॉइंट का यहां से लेके अब यहां तक का डिस्टेंस देखो कितना है, तो ध्यान से देख लो क्यू पॉइंट को, तो ये कितना होगा आपके पास y2। तो यहां से पी आर की वैल्यू कितनी आएगी, बेटा क्या करो, x2 में से x1 को माइनस कर दो, x2 में से x1 को माइनस कर दिया, मीन्स ये पी x2 माइनस x1, ये आगे पी आर की वैल्यू, और आर क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, आर क्यू की वैल्यू आएगी y2 में से आप y1 को माइनस कर दो। तो यहाँ से पी आर की वैल्यू जो हमने यहाँ पुट करी, ये स्केयर यहाँ चला जाएगा, प्लस आर क्यू की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1, y2 माइनस के y1, और इसका स्केयर है ये। ठीक है, पी क्यू स्केयर की वैल्यू आ चुकी है। अब पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, देखो जब स्केयर उधर जाएगा आपका ये, ठीक है, जब स्केयर इधर जाएगा आपका, तो ये आपके पास ये तो स्केयर रूट चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1
होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, तो यानी कि हमेशा याद रखना अगर किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से आपने डिस्टेंस निकालना है, जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे उनको स्क्वायर रूट के अंदर रखकर ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है। मान लीजिए कि जैसे कि आपके पास एक पॉइंट आपके पास आर है 2,3, ओरिजिन से आपने उसका डिस्टेंस निकालना है, तो ओ आर इक्वल टू होगा आपका 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू √4 और प्लस 9 और √13 यूनिट। ठीक है। देखिए बच्चे, हाँ जी बच्चों, हमने देखिए अभी क्या किया है, डिस्टेंस फॉर्मूले को प्रूव करके बता दिया। अभी पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए बच्चे, अभी डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने क्या सीख लिया यहाँ पर। देखिए मान लो आपके पास पॉइंट पी था, क्या दिया होता x1 कोमा y1, और क्यू पॉइंट क्या था x2 कोमा y2। अगर मैं यहां से पी क्यू निकाल, क्या फॉर्मूला बनेगा देखिए, यहां से फॉर्मूला क्या बनना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को ना हम क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। आप चाहे तो ये फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन को निकालिए और चाहे ये फॉर्मूला लिखकर क्वेश्चन को निकालिए। अब देखिए बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ काम कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ए पॉइंट गिवन है 2,3 और बी पॉइंट आपके पास गिवन है, ए पॉइंट आपके पास गिवन है 5,6 और आप निकालना चाहते हो ए बी। तो आपका फॉर्मूला क्या था बेटा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिए बच्चे, यहां ये आपके पास x1 है, ये y1, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है। अब देखिए बच्चे, यहां से हम x2 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर देख लो, x2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, ये पुट कर दी और ये चला गया आपका होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 की वैल्यू देखिए कितनी है 6, ये 6 आ गया, ये आ गया माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना होता है 3, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 माइनस 3 ये कितना होता है 3, तो ये भी कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर। तो यहां से क्या हुआ, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 और 9 कितने होते हैं 18, और 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 2, देख लो 9 में 9 को प्लस कीजिए क्या आएगा 18, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तब भी क्या आएगा 18। तो जो ये 9 है इसकी वजह से 3 बाहर आ चुका है और ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही बचेगा। तो आपके पास ए बी की वैल्यू क्या आ चुकी है 3√2। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अब मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन में अब आपके पास एक पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट गिवन है 2,4 एंड बी पॉइंट गिवन है आपके पास -1,5। ठीक है। तो आप यहाँ पर ए बी निकालना चाहते हैं, तो ए बी क्या होगा, तो देखिए बच्चे, ये आपके पास ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ठीक है। तो निकालना क्या है आपने, ए बी निकालना है। तो ए बी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है। देखिए बच्चे, यहाँ पर x2 की वैल्यू देखिए क्या है, x2 की वैल्यू है -1, फिर ये जो फॉर्मूले में माइनस लिखा है वो आ गया, x1 की वैल्यू कितनी है 2, ये स्क्वायर चला गया प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4, ये स्क्वायर चला गया। ठीक है। उसके बाद देखिए
-1 और -2 कितना होता है -3 और पावर कितनी है इसकी 2 प्लस 5 - 4 कितना होगा 1 और ये कितना आ जाएगा स्केयर तो -3 का स्केयर करोगे तो कितना आएगा 9 और प्लस 1 का स्केयर करोगे तो कितना आ जाएगा 1। बेटा याद रखनी एक बात, अगर नेगेटिव नंबर का स्केयर किया जाएगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा, याद रखनी है आपने बात में। तो ये कितना आ जाएगा √10। बात समझ में आ गई। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। मान लीजिए अब आपके पास ए पॉइंट है -2,4 और बी पॉइंट आपके पास है 5,6। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से सुनिए बेटे इस क्वेश्चन को। देखो ये फॉर्मूला क्या था आपके पास, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब ये देखो ये तो आपके पास x1 की वैल्यू है, ये आपके पास y1 की वैल्यू है, ये आपके पास x1 हो गया और ये आपके पास y1 हो गया और x2 की वैल्यू 5 और y2 की वैल्यू 6। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं हम। x2 कितना है आपके पास, क्वेश्चन में चेक कर लो 5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -2 है और ये तो फॉर्मूले वाला माइनस आ गया। अब x1 की वैल्यू जब आप पुट करोगे और वो है माइनस में तो आपके पास ये -2 लिखा और यहां से ये पावर कितनी आ गई 2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, ये होल स्क्वायर चला गया। ठीक है अब सुनिए मेरी बात, देखो ये 5 आ गया माइनस और माइनस से +2 हो चुका है और पावर कितनी आ गई 2 प्लस 6 - 4 तो कितना आ जाएगा 2, इसका स्क्वायर चला गया तो 5 को 2 को ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 7 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर तो मीन्स ये कितना आ जाएगा 4। तो 49 + 4 इक्वल टू कितना आ गया √50। आपका ये आंसर। ठीक है एक बात सुनो, अभी हमने क्या किया, देखो ये वाला जो स्टेप है ना ये स्टेप आप नहीं करो, डायरेक्ट यहाँ से आप ये स्टेप करोगे। कैसे याद करना है, देखो आपने क्या किया, ये x2 की वैल्यू 5 रख दी, फिर x1 की वैल्यू रखनी है अब आपको। तो x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2 तो इस माइनस का डायरेक्ट आप प्लस बना दो। ठीक है और प्लस 6 - 4 बाकी तो क्वेश्चन आपको हमने बता ही दिया है, ये स्टेप से बचना है। अभी जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ आपको बताता हूँ कैसे बचोगे इस स्टेप से। आप क्या है, अगर मैं क्वेश्चन और लिख के चलूँ, मान लो p की वैल्यू है 7, -4 और क्यू आपके पास है 6, 1। ठीक है तो मैं p क्यू निकालना चाहता, फॉर्मूला क्या है आपके पास x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है तो यहां से आपके पास ये x1 आ गया और ये y1 आ गया, ये x2 है और ये y2। वैल्यूज पुट कीजिए, ध्यान से सुनना मैं क्या कहता हूं। अभी मैंने कहा था ये वाला स्टेप जो है आपने नहीं करना, बचना है इससे। x2 की वैल्यू कितनी है 6, x2 की वैल्यू 6 आ गई, ये आ गया माइनस और x1 की वैल्यू कितनी है 7, ये आ गया 7, स्क्वायर चला गया प्लस। अब y2 की वैल्यू कितनी है 1, अब ये जो माइनस लिखा है फॉर्मूले में वो आ गया माइनस। अब y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -4 है, जब y1 की वैल्यू यहाँ -4 पुट करोगे तो डायरेक्ट इस साइन को आपने प्लस का बनाना है। ठीक है चलिए अब 6 - 7 -1 का स्क्वायर आ गया प्लस 1 + 5 सॉरी 1 + 4 ये आ गया 5 स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ये कितना आ जाएगा √26 आ जाएगा। ठीक है तो ये आपका आंसर आ चुका है, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस आ चुका है। हाँ जी मेरे बच्चों, इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन, आपके पास अगर 3 पॉइंट्स गिवन है, मान लीजिए कि आपके पास पॉइंट ए गिवन है, पॉइंट बी गिवन है एंड पॉइंट सी भी गिवन है, तो ये 3 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हो सकते हैं या फिर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास अब ये एक लाइन दी हुई है, ठीक है, अगर अगर आपके ये जो 3 पॉइंट्स ए बी सी हैं अगर वो इसी लाइन के ऊपर आ जाते हैं,
मान लीजिए कि ये पॉइंट आपके पास क्या आ गया, ए पॉइंट आ गया, ये आपके पास बी पॉइंट आ गया और ये आपके पास सी पॉइंट आ गया। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ जाते हैं तो मैं कहता हूं कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर अगर आपके पास मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स जो गिवन है आपके पास, मान लो ए पॉइंट लाइन के ऊपर है लेकिन बी और सी इस लाइन के ऊपर नहीं आए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया बेटा, एक लाइन के ऊपर अगर पॉइंट्स आ गए तो कोलिनियर होंगे, अगर एक लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स नहीं आते तो ये कोलिनियर नहीं है। लेकिन हमने मैथ के अंदर ये काम कैसे करना है, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आता है 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी एंड सी, तो आपने सबसे पहले बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया ना कि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, उसी फॉर्मूले से आपने क्या निकाल लेना है, सबसे पहले आप निकालोगे ए बी, आपको फाइंड आउट करना है, फिर आपको बी सी भी निकालना है, फिर आपको ए सी भी निकालना है। मीन्स ये 3 लाइन सेगमेंट आप निकाल लोगे, ये 3 डिस्टेंस आप निकाल लोगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें इन 3 डिस्टेंसेस की वजह से बताता हूं कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो बेटा यहां पर ये जो 3 डिस्टेंस दिए हुए हैं, अगर आपके पास क्या हुआ, ध्यान से देखिए, अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू आ चुका है ए सी, या फिर ए बी प्लस ए सी इक्वल टू आ चुका है बी सी, या फिर ए सी प्लस बी सी इक्वल टू आ चुका है ए बी, अगर इन तीनों में से अगर एक कंडीशन भी आपको दिखाई देती है तो मैं कह सकता हूं कि वो 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। मतलब if the sum of the length of any 2 line segments is equal to the length of the third line segment, then all 3 points are collinear। मतलब कहने का क्या मतलब है, ये जो 3 डिस्टेंसेस आपने निकाले हैं ना, इनमें से 2 का सम अगर तीसरे के बराबर हुआ तो वो पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हुए तब क्या हो सकता है, पॉइंट्स ए बी एंड सी डज नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, क्या तो वो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, या फिर पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म अ ट्रायंगल, या वो ट्रायंगल बना देंगे। अब ट्रायंगल कब बनाएंगे, तो सुनो, अगर अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाती है ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी एंड ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी, अगर इन तीनों में से अगर आपके पास एक कंडीशन आ जाती है तो वो जो 3 पॉइंट्स गिवन है वो एक ट्रायंगल बनाएंगे। मतलब कहने का क्या हुआ, ट्रायंगल कब बनाएंगे, जब ये जो 3 डिस्टेंसेस आपने निकाले हैं ना, इनमें से 2 का सम तीसरे से ज्यादा होगा तो वो आपकी ट्रायंगल बनाएंगे ही बनाएंगे, 100% बनाएंगे। अब ये 3 पॉइंट ट्रायंगल कब नहीं बनाएंगे, अगर अगर किन्हीं 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस से छोटा हो, ए बी प्लस ए सी लेस देन बी सी, ए सी प्लस बी सी लेस देन ए बी, इनमें से आपको कोई भी कंडीशन देखने को मिले, कोई भी कंडीशन देखने को मिले तो वो क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। क्लियर है। अब पॉइंट कोलिनियर है या वो ट्रायंगल बनाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं अभी। हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द पॉइंट्स -2,5 0,1 एंड 2,-3 आर कोलिनियर। तो देखिए बच्चे, इनको कोलिनियर प्रूफ करना है हमें 3 पॉइंट्स को। तो देखिए बच्चे, आपके पास गिवन है यहाँ पर ए पॉइंट कितना गिवन है आपके पास, -2,5, बी पॉइंट का आपके पास कितना है 0,1, और सी पॉइंट आपके पास कितना है 2,-। आपको बेटा मैंने पीछे एक बात बताई थी, अगर आपके पास
3 पॉइंट्स गिवन होंगे तो आपने सबसे पहले ए बी निकालना है, फिर आपने बी सी निकालना है और फिर आपने ए सी निकालना है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स गिवन है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ए बी निकाल लेता हूँ। ए बी आपका क्या आएगा, ध्यान से देखिए, सुनिए। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या बताया मैंने, ए बी इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चे, ए बी की वैल्यू क्या आएगी, 0 माइनस, अब ये लिखना है माइनस का 2 लिखना है तो डायरेक्ट इसमें प्लस का 2 लिख देंगे ऐसे। ठीक है, प्लस अब ये 1 और 5 क्या बन जाएगा, 1 माइनस 5 बनेगा, ये स्क्वायर। 0 प्लस 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस 1 माइनस 4 क्या बचा हुआ है -4, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इक्वल टू 20 आएगा, और इक्वल टू 20 को आप लिख दीजिए 4 इंटू 5, और 4 की वजह से क्या होगा, 2 बाहर निकलेगा और बचेगा क्या, 2√5। ये ए बी निकल गया। अब हम बी सी निकालना चाहते हैं, बी सी की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए बच्चे बी सी यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, बी सी की वैल्यू क्या होगी, सुनिए, देखो ये बी है और ये सी है, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, ये होल स्क्वायर आ गया, प्लस -3, ये -3 आ गया, फॉर्मूले का माइनस आ गया, और ये 1 आ गया। तो यहां से क्या हुआ, 2 माइनस 0, 2 का स्क्वायर कितना आ चुका है 4, -3 -1 -4, और -4 का स्क्वायर करोगे अगर तो +16 आ जाएगा, तो ये भी कितना आ गया आपके पास 20, और 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 5, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 2√5। उसके बाद आप ए सी निकालिए, तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए बच्चों। ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखिए, ये ए पड़ा हुआ है, ये सी, 2, 2 माइनस 2 है तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 2, ये स्क्वायर आ गया, प्लस, देखो ना इस 2 में से, इस 2 में से इस 2 को जो माइनस करोगे तो प्लस का साइन बीच में आएगा, फिर क्या होगा, ये माइनस का 3 आ गया ये वाला, और ये 5 तो -5, तो यहां से क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 60, प्लस -3 और -5, ये कितना बनेगा 8, 8 का स्क्वायर करोगे ये कितना आएगा 64। ठीक है, तो देखिए बच्चे, अब यहां से इनको ऐड कीजिए, 16 और 64 को, ये कितना बन जाएगा 80, और 80 को अगर मैं लिख दूं 16 इंटू 4, सॉरी 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 सॉरी, इसको क्या लिख सकता होगा 16 इंटू 5, क्या हो जाएगा ये 16 इंटू 5, तो 16 की वजह से 4 बाहर आएगा और ये बच गया √5। अब देखिए ए बी में अगर मैं बी सी को ऐड करूं तो ये ए बी की वैल्यू कितनी थी आपके पास 2√5, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 2√5। तो अब सुनो, रूट वाले नंबर तभी जुड़ते हैं अगर रूट में सेम डिजिट हो, जैसे रूट के अंदर क्या पड़ा है 5, रूट के अंदर क्या पड़ा हुआ है 5, तो इसलिए ये ऐड हो सकते हैं। तो 2 और 2 कितना आ जाएगा 4√5, और ये क्या आ चुका है आपके पास 4√5, किसकी वैल्यू थी ए सी की, तो ये आ जाएगा आपके पास ए सी, यानी कि क्या आ गया, द सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, और ये किसकी कंडीशन थी, कोलिनियर की, तो देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। जी बेटा, अब आप लोग इस क्वेश्चन को बाय ग्राफ देखिए कैसे करना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है -2,5, तो यहां से ये जो रेड कलर का पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो ग्राफ के ऊपर देख लो ये पॉइंट कौन सा है आपका, -2,5। ठीक है, उसके बाद
0,1 दिया हुआ है, तो ये डॉट देख लो आपका कौन सा है जो यहाँ पर रेड कलर का डॉट है। ये पॉइंट है आपका 0,1। ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है, 2,-3। अब ये जो रेड कलर का ये वाला डॉट है इसको देख लो, तो ये पॉइंट आपका क्या है, 2,3। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ। ठीक है, देखिए बच्चे, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचू, हाँ जी बच्चे देख लो, ये जो लाइन है, तीनों पॉइंट इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ए, बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, डू द पॉइंट्स 3,0, 6,4 एंड -1,3 फॉर्म आ ट्रायंगल। मींस एक ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं, हमने ये चेक करना है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या गिवन है आपके पास, ए पॉइंट आपके पास है 3,0, बी पॉइंट आपके पास है 6,4 और सी पॉइंट आपके पास है -1, ठीक है। तो आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, और आपको मैंने बताया हुआ है अगर आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन होंगे तो सबसे पहले आप ए बी निकाल दीजिए, फिर आप बी सी निकाल दीजिए, और फिर आप ए सी निकाल दीजिए। ठीक है बच्चों। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ए बी निकालता हूँ। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर ए बी क्या होगा, ए बी इक्वल टू, तो देखिए बच्चे, ए बी निकालने के लिए हम, देखिए बच्चे, ए बी निकालना चाहता हूँ मैं, ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास। तो देखिए बच्चे, ए बी क्या आएगा आपके पास, ध्यान से क्या होगा फॉर्मूले में, ए बी का फॉर्मूला लिख देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए बी इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, अप्लाई करता हूं मैं। क्या होगा, ए बी की वैल्यू कितनी जाएगी, x2 - x1, तो x2 6 है और x1 3 है, तो कितना हो चुका है ये, 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या है, यहां पर देखो y2 - y1, तो y2 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू 0 है, तो ये कितना बनेगा, 4 - 0, ये स्क्वायर आ जाएगा। यहां से क्या आ गया, आप देखिए, 6 - 3 कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 9। 4 - 0, तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16, और ये कितना आ जाएगा, √25, और 25 से क्या बाहर निकलेगा, 5। तो ये ए बी की वैल्यू आ चुकी है निकल के। अब आपको वैल्यू निकालनी है, बी सी की वैल्यू निकालनी है बाप, ठीक है। तो देखिए बच्चे, मैं बी सी की वैल्यू निकालूंगा। अब यहाँ पर ये बी सी आ गया, बी सी क्या होगा आपके पास, देख लो, बी सी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला ये चलना है, x2 - x1, तो x2 की वैल्यू -1 और x1 की वैल्यू 6, तो कितना जगह ये -1 और -6, ये स्क्वायर चला गया प्लस, फिर क्या है, y2 - y1, तो y2 की वैल्यू कितनी है, 3, और y1 की वैल्यू कितनी है, 4, तो कितना जगह 3 - 4, इसका स्क्वायर चला जाएगा, इक्वल टू, यहां से क्या आएगा देख लो, -1 -6 -7 का स्क्वायर कितना बनेगा, 49। 3 - 4 कितना होगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, +1। ठीक है, इक्वल टू, अब 49 और 1 कितना होता है आपके पास, 50, तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 आ जाएगा आपके पास, और 50 को आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 25 × 2, और 25 की वजह से बाहर 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 5 निकल चुका है, और √2 बच चुका है, और ये वैल्यू कितनी आएगी अब, 5, और √2 की वैल्यू होती है 1.41, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20, 20 का 0 और कैरी 2 आ गई, 5 बन जा 5, 5 और 2 7, तो ये 7.05 आ जाता है। उसके बाद क्या निकालनी है, तीसरी वैल्यू आपने निकालनी है, तीसरी वैल्यू AC। तो AC का, AC क्या आएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट, देखिए AC स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है, x2 - x1, तो ये आपके पास A है और ये आपके पास C है, फॉर्मूला क्या है, x2 - x1, तो x2 की वैल्यू -1 और x1 की वैल्यू 3, तो ये कितना बनेगा, -1 और -3, ये होल स्क्वायर चला गया प्लस, फिर क्या है, y2 - y1, तो y2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 0, तो कितना बन जाएगा ये, 3 - 0, ये स्क्वायर आ गया, इक्वल टू, -1 और -3, -4 होगा, और -4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस के 16 आ जाएगा प्लस, अब 3 - 0, तो कितना, 3 - 0 कितना आएगा, 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 9,
तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 25 और ये बाहर निकल के कितना आ गया 5। ठीक है, तो देखिए बच्चे अभी आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर आ चुका है आपका ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, और बी सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7.05 और ए सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5। ये थ्री वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। तो इनमें जो सबसे छोटी वैल्यूज होती है ना उनको उठाना है। जैसे ए बी 5 है और ए सी 5 है, इनको आपने क्या करना है, देखिए ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 5 + 5 आ जाएगा ये, और ये कितना आ गया 10। तो चेक कर लो यहाँ से, देखो ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 10 और बी सी इक्वल टू 7.05। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन आ चुका है बी सी से। तो ये एक कंडीशन है कि गिवन पॉइंट्स ट्रायंगल बनाएंगे। क्या होता है, द सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस ग्रेटर देन द थर्ड डिस्टेंस देन द गिवन पॉइंट्स फॉर्म आ ट्रायंगल। यानी किन्हीं दो डिस्टेंसेस का सम अगर तीसरे से बड़ा होता है तो ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या, दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस से बड़ा आ चुका है, तो देयरफॉर गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल। देखो बच्चे अभी तक हमने पढ़ा, अगर आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है, क्या तो वो पॉइंट्स कोलिनियर हुआ करते थे या फिर नो कोलिनियर पॉइंट, यानी कि नोट कोलिनियर पॉइंट, वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं थे। ठीक है, जब वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं थे उसकी भी दो कंडीशन थी। वो कौन कौन सी, क्या तो वो ट्रायंगल बना सकते थे या वो ट्रायंगल नहीं बना सकते थे। अगर वो ट्रायंगल बना सकते थे तो उसके लिए क्या कंडीशन थी, चलिए हमने ये बातें पढ़ी थी। अब थोड़ा डीप में जाके पढ़ते हैं इसी और बात को हम। अगर 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन है ए बी एंड सी, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले हम ए बी निकालते थे, फिर हम बी सी निकालते थे, फिर हम ए सी निकालते थे। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए कंडीशन क्या थी, द सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज ग्रेटर देन द थर्ड डिस्टेंस, ये कंडीशन आ सकती थी। या फिर ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी हो सकता था, या फिर ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी हो सकता था। इन तीनों में से कोई सी एक कंडीशन अगर देखने को मिलती थी तो ट्रायंगल बनाती थी। अब बात आ गई, अगर वो ट्रायंगल बनाती है तो किस टाइप का ट्रायंगल बनाती है। ठीक है, तो देखिए बच्चे बात कर लेते हैं सबसे पहले स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल वो कब बनाती है, इसमें आपको ये कंडीशन मिलेगी देखने को, जो आपने थ्री डिस्टेंस निकाले हैं वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो आपकी वो क्या होगी, स्केलिन ट्रायंगल की पहचान होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं आइसोसेलेज ट्रायंगल की पहचान क्या थी। इसके अंदर क्या होगा, टू डिस्टेंस इक्वल आ जाएंगे आपके, कोई भी ये जो थ्री डिस्टेंस निकाले हैं ना आपने, ए बी बी सी और ए सी, इन तीनों में से कोई दो इक्वल होते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेज ट्रायंगल है। ठीक है, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान क्या थी, इसके अंदर क्या होगा, जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा, मतलब जो ए बी और ए बी बी सी और ए सी, ये जो थ्री डिस्टेंसेस निकाले हैं आपने, इनमें जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर इक्वल होगा द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू डिस्टेंसेस। एक बात और ध्यान रखना बेटा, जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा ना उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो बचे हुए दो डिस्टेंसेस हैं उनको बेस या परपेंडिकुलर कहते हैं। उनमें से एक बेस होगा और दूसरे वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसके लिए जो कंडीशन थी वो क्या थी आपके लिए, ए बी स्क्र प्लस बी सी स्क्र इक्वल टू आ सकता है ए सी स्क्र, या फिर कंडीशन क्या हो सकती थी, ए बी स्क्र प्लस ए सी स्क्र इक्वल टू जा सकता है बी सी स्क्र, या फिर क्या हो सकता था, ए सी स्क्र प्लस बी सी स्क्र इक्वल टू जा सकता है ए बी स्क्र। इन तीनों में से कोई अगर एक कंडीशन आपको देखने को मिलती है
इसको हम कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब उसके बाद बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहचान क्या थी। इसके अंदर क्या हुआ करता था, जो आपने थ्री डिस्टेंसेस निकाले हैं ए बी, बी सी और ए सी, वो तीनों आपस में इक्वल होते थे, वो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहचान होगी। अब सुनो एक बात और, एक आपके पास राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इसमें क्या होगा, कोई भी दो डिस्टेंसेस इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, और इन तीनों में से वो एक कंडीशन को पूरा कर देंगे, तो उसको हम राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी बच्चों, अब बात कर लेते हैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की। क्या है इंटरेस्टिंग टॉपिक? जो आपके पास ये स्केलिन ट्रायंगल होती है ना, ये आपकी राइट एंगल्ड ट्रायंगल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर आपके पास कोई स्केलिन ट्रायंगल आ चुकी है और तब आपने उसको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी चेक करना है। अगर स्केलिन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन को पूरा कर देती है तो उसको हम ए राइट एंगल्ड स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक उसी तरह आपकी जो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है ना, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशंस को पूरा कर देती है तब वो आपकी राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, अर्थात उसको नया नाम दिया जाएगा राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए बेटा अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हाँ जी बच्चे देखिए एग्जांपल क्या होगा आपका। मान लीजिए मैं यहां पर ए बी निकालता हूं, तो ए बी कितना होगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ, क्या फॉर्मूला था आपका, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू क्या आएगा, ये देखिए ध्यान से, क्या बनेगा, x2 माइनस x1, 4 माइनस 9 बन जाएगा, ये 4 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या बनेगा, 6 माइनस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 9, तो माइनस 5 आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, 25 प्लस 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा, 64। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, तो 4 और 5 9 आ जाएगा, 2 और 6 8, 89 आ जाएगा। आपके पास ये ए बी की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं बी सी की। तो यहां से बीसी के लिए भी फॉर्मूला क्या बनना है, x2 माइनस x1, तो ये x2 की वैल्यू 20 होगी अब की बार और x1 की वैल्यू 4, तो 20 माइनस 4 ये इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 16 माइनस 6 ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या आएगा देखिए ध्यान से, 20 माइनस 4 कितना बनेगा, 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 प्लस 16 माइनस 6 कितना बनेगा, 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, ठीक है। ऐड कर दीजिए इनको, कितना आएगा आपके पास, 356, ठीक है। उसके बाद देखिए आप क्या कीजिए, ए से निकाल दीजिए। ए सी की वैल्यू क्या होगी आपकी, ध्यान से देखिए, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है। क्या फॉर्मूला चलेगा, x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू 20 हो चुकी है और x1 की वैल्यू 9, तो कितना बन जाएगा ये, 20 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस, अगर आगे क्या आएगा, y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू 16 और y1 की वैल्यू -2, तो ये कितना बनेगा, 16 प्लस 2 बन जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। अब यहां से क्या आ गया देख लो, 20 माइनस 9 कितना होता है, 11, 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 121 प्लस 16 प्लस 2 18, 18 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3
4 तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 415 आ जाएगा और 2 और 2 4 यानी कि ये 44 टोटल मिल जाएगा। तो ये आपके पास AC आ गया। तो अभी यहाँ पर आपने क्या देख लिया, आपने देखा कि AB नॉट इक्वल टू BC और नॉट इक्वल टू AC। तो ये कंडीशन किसकी थी आपके पास, ये थी स्केलिन ट्राइंगल की आपके पास, ठीक है। और जो स्केलिन ट्रायंगल है वो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है। तो इसके लिए भी इसको चेक करोगे आप। तो देखिए जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल को चेक करना होता है तो आपको करना क्या है, जो सब छोटे वाली साइड होंगे जैसे 89 है और 356 है, ये दोनों छोटे वाली लाइन सेगमेंट है, ये बड़ा है। तो छोटे वालों का स्केयर निकालोगे कैसे, मतलब कि क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं AB² प्लस BC² ये वैल्यू निकालता हूं इक्वल टू क्या जाएगी √89² प्लस √356 ये स्केयर। तो इस स्केयर से ये स्केयर रूट कैंसिल हो चुका है, इस स्केयर से ये स्केयर रूट कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ 89 प्लस 356 आएगा और इनको ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 445 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी साइड कौन सी बची हुई है AC, इसका भी स्केयर निकालते हैं हम। AC² इक्वल टू √445 ये स्केयर आ गया क्योंकि AC की वैल्यू ये थी ना आपके पास। तो यहाँ से स्केयर से ये स्केयर रूट कैंसिल हो चुका है तो 445। तो यहाँ से क्या आ चुका है आपके पास AC² इक्वल टू AB² और प्लस BC², यानी कि द स्केयर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू द स्केयर सम ऑफ द स्केयर ऑफ अदर टू साइड, यानी कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्केयर क्या आ चुका है, जो बची दो साइड थी उनके स्केयर के सम के बराबर आ चुका है। तो ये कंडीशन किसकी है आपकी, राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन आ गई है। तो ये कंडीशन किसकी है, राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन। देखो बच्चे यहाँ से आपके पास स्केलर ट्रायंगल की भी कंडीशन आ चुकी है और इसी क्वेश्चन के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन भी आ चुकी है। इसलिए आप कह सकते हो पॉइंट्स A, B and C form a right angled scalene triangle, ठीक है बट। हाँ जी बच्चों, अब एक और उदाहरण कर लेते हैं हम। क्या है आपको मैंने बताया हुआ भी है कि अगर A, B और C 3 पॉइंट्स गिवन होंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा मेरे बच्चे, आपको सबसे पहले आपको AB निकालना होगा, फिर आपको BC निकालना होगा और फिर आपको AC निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम AB ही निकालते हैं। तो AB का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लीजिए x2 की वैल्यू कितनी है -2 और x1 की वैल्यू कितनी है 7। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से x2 माइनस x1 का -2 और -7 ये स्क्वायर आ गया प्लस उसके बाद y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू 10 है। तो कितना बनेगा ये 5 माइनस 10, इसका स्क्वायर चला जाएगा इक्वल टू क्या आएगा आपका -2 -7 कितना होगा -9 और -9 का स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा 81 प्लस। अब आपके पास 5 माइनस 10 तो कितना बनेगा -5 और -5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू, देखो क्या आएगा यहाँ पर 81 और 25 कितने होते हैं 106, ठीक है। ये AB की वैल्यू आ चुकी है। अब आप BC की वैल्यू को निकालिए, BC कितना आएगा आपके पास देखिए
स्क्वायर रूट ऑफ, क्या फॉर्मूला बनना है इसका, x2 माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला बनेगा यहाँ भी। तो BC का बनेगा 3 माइनस 2 है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 3 प्लस 2 बनेगा, स्क्वायर आ गया। प्लस फिर क्या होता है y2 माइनस y1, तो -4 y2 की वैल्यू है और y1 की वैल्यू 5 है, तो ये कितना बनेगा, -4 और -5, -4 -5, ये स्क्वायर हो जाएगा। यहां से क्या आएगा आपके पास, देख लीजिए, 3 टू 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, प्लस -4 -5 -9, -9 का स्क्वायर करोगे तो 81, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 106। तो ये आपके पास दो साइड्स बराबर आ गई, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेज ट्रायंगल हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको एक बात कही हुई है, जो आइसोसेलेज ट्रायंगल होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो भी सकती है और नहीं भी। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी कंडीशन को चेक करना है, और राइट एंगल ट्रायंगल को चेक करने के लिए आपको तीसरी साइड भी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए बच्चे, तीसरी साइड के लिए हम AC निकालते हैं। AC क्या आएगा आपके पास, सुनिए, A आपके पास ये है और C आपके पास ये है। तो AC के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो यही चलेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू 7, तो ये कितना बनेगा, 3 माइनस 7, प्लस प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू 10, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, -4 -10, ये स्क्वायर जाएगा, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4, सॉरी 3 - 7 होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपके पास, -4 और -4 का स्क्वायर कितना बनेगा, 60, प्लस -4 और -10, तो कितना बन जाएगा, ये -14 और -14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 6 और 6, 2 कैरी 1 आ गया, 19 और 20, 20 और कैरी जो 1 आई हुई थी, तो 21 आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो अभी यहां पर आपने एक कंडीशन देख ली कि AB इक्वल टू आके आ गया BC, तो ये कौन सी कंडीशन थी, ये किसके लिए कंडीशन थी, आइसोसेलेज ट्राइंगल के लिए, ठीक है। अब जब आइसोसेलेज ट्रायंगल आ जाती है, तो मैंने आपको क्या कहा था, उसको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी चेक करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करना है, जो छोटे वाली साइड्स होंगी आपकी, जो आपकी छोटे वाली साइड्स होंगी, उनको देखिए, ये वैल्यू कितनी है, 106, और ये वैल्यू कितनी है, 106 के रूट के अंदर, और ये वैल्यू कितनी है, 212, तो छोटे वाली वैल्यू कौन सी होगी, 106 और 106, तो इनका स्क्वायर निकालिए, तो क्या आ जाएगा इनका स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है आपके पास, √106, इसका स्क्वायर चला गया, प्लस BC कितना है आपके पास, √106, इसका स्क्वायर चला गया। स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आ गया, 106 प्लस 106, दोनों को ऐड करोगे कितना आ गया, 212। उसके बाद तीसरी साइड क्या है आपके पास, AC, तो AC का स्क्वायर भी निकालिए। तो AC कितना था आपके पास क्वेश्चन में, 212, इसका स्क्वायर किया, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 212, ठीक है। तो देखिए बच्चे क्या हुआ, क्या आ चुका है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो ये कंडीशन क्या थी, इसके लिए थी, राइट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए। अब देखिए, सुनिए मेरी बात, यहां से ये ट्रायंगल आइसोसेलेज ट्रायंगल भी आ चुकी है, और यहां से ये राइट एंगल ट्रायंगल भी आ चुकी है, तो इसलिए इस पूरी ट्रायंगल को हम कह सकते हैं, कि ये आपकी राइट एंगल्ड आइसोसेलेज ट्रायंगल है। तो देयर फोर पॉइंट्स A, B and C are the vertices of
राइट एंगल्ड आइसो आइसोसिलिस ट्रायंगल। या सिंपली ये कह सकते थे, पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म